आज के क्लास का चलेगा हम लोगों का प्रोबेबिलिटी का। पहले भी हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं और फिर से ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से आज हम फिर से प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। इसके पहले इसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक का पूरा बेसिक और जो थ्योरी होता है वो टोटल बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे, एक एक नंबर बाइज नंबर हम पूरा एक्सरसाइज का कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज हम लोग को एक साथ पढ़ लेना है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी और इसमें सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या है। तो प्रोबेबिलिटी में है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम लोग बोलते किसको है, यानी प्रायिकता। प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता हम लोग किसको बोलते हैं? प्रायिकता का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब यानी संभावना। कोई चीज का आखिर क्या क्या संभावना हो सकता है, हम लोग इसी चीज के जो है बारे में प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। तो संभावना यानी कोई भी घटना घटित होने का क्या क्या संभावना है, इसी चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। यानी जब कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि आखिर वो काम का कितना पहलू हो सकता है, क्या चांस है कि वो काम सफल हो सकता है, क्या चांस है वो काम असफल हो सकता है। इस दृष्टिकोण के लिए हम लोग इस चीज को तर्क वितर्क करने के लिए जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो वही चीज है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, यानी किस चीज का कितना संभावना है वही चीज में। तो प्रायिकता का सबसे पहले सूत्र होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी इसमें जो हम मेरा संभावना है, हम पहले वो चीज को लिखेंगे। जो भी संभावना, कोई भी काम करने का जो संभावना पहले हम वो लिखेंगे। उसके बाद इसका जो भी परिणाम है टोटल वो लिखेंगे। समझ में? इसका यानी प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका सूत्र है। प्रायिकता को हम लोग पीई से भी सूचित करते हैं। प्रायिकता बोले या पीई बोले, बात एक ही है, यानी घटना घटित होने का प्रायिकता। अगर इसको हम लिखे किसी भी चीज के होने की संभावना, किसी भी चीज की होने की संभावना या आंशिक तौर पे हो, प्रायिकता कहलाता है। इसी को बोलते हैं, अगर प्रायिकता का परिभाषा बोलो तो हम यही लिख सकते हैं, किसी चीज के होने की संभावना यानी आंशिक तौर पर जो भी इसका हो सकता है, आंशिक तौर पर, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक थैला है। अब इस थैले में जो है हम कुछ गेंद डाल देते हैं, 2 4 5 जो है। इस थैले में कुछ लाल गेंद डाले हैं, कुछ हरा, कुछ मतलब इसी तरह का गेंद डाले हैं। इसमें टोटल कितना गेंद है? 5 गेंद है, ठीक है। 5 गेंद में मान लेते हैं ये लाल है, ठीक है, और ये हरा मान लेते हैं इसको, ये हरा। अब ये जो मेरा लाल हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, यानी ये पहला घटना हो गया और ये हरा जो है ये दूसरा घटना हो गया। समझ में? यानी प्रायिकता 1 और प्रायिकता 2, यानी पहला मेरा चांस ये हो गया और दूसरा चांस ये हो गया।
अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें बताओ लाल गेंद कितना है? लाल गेंद 3 है और हरा गेंद कितना है? हरा गेंद 2 है। यही हो गया, 2 मेरे पास घटना था वो दोनों लिख लिए। अच्छा, अगर हम कुल गेंद का बात करें तो कुल कितना है? कितना कुल? यानी 3 + 2 यानी 5। आया समझ में? यही 5 गेंद है टोटल। अब इसमें अगर हम बात करें लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा, समझ में आया? बोलो लाल गेंद का क्या प्रायिकता हो सकता है? ये अगर हम भाषा में लिख दें, लाल गेंद किस पे घटना 1 से लिखे हैं, तब इसका मतलब यहाँ PE1 देना होगा। समझ में? इसका मतलब है लाल लाल गेंद आने की संभावना। अब इसमें से अगर हमसे पूछे, यानी कहने का मतलब हो रहा है, अगर इसमें से हमसे पूछे कि बोलो हम लाल गेंद क्या संभावना है, कैसे हम लाल गेंद निकाल सकते हैं, तो इसमें लाल गेंद आने का क्या संभावना? इस थैले से बिना देखे, वो देखना नहीं है, ठीक है ना? हम थैले में 3 लाल गेंद 2 हरा गेंद डाल दिए हैं और उसमें से हमको बोले कि निकालना है गेंद, लाल गेंद निकालना है, तो बोलो इसमें लाल गेंद आने का क्या संभावना हो सकता है? संभावना या प्रायिकता एक ही चीज होता है। कोई बता सकता है? बोलो। प्रायिकता बराबर यानी PE बराबर संभव परिणाम, यही में लिखे हैं संभव परिणाम। इसमें क्या संभावना है कि लाल गेंद आ सकता है, ये बताओ। बोलो इसमें यही में संभावना है, ये तीनों छोड़ के चौथा कोई आ सकता है क्या? बोलो ये तीनों में से ही ना आ सकता है, इसका मतलब संभव परिणाम कितना हुआ? संभव परिणाम 3। समझ में आया? तो लिखेंगे संभव परिणाम, क्योंकि देखो मान लेते हैं हम एक थैला में आम रखे हैं 3 को, समझ में आया, और 2 जामुन रख दिए हैं या तीनों जामुन रख दिए हैं, टोटल परिणाम कितना? 6। समझ में आया? उसमें से अब तुमसे कोई बोले कि बोलो कि हम बिना देखे थैला में हाथ डालेंगे और आम निकालना है, समझ में? बिना देखे, देखना नहीं है, हाथ खाली डालना है और आम निकाल लेना। बोलो क्या संभावना है कि आम आ सकता है? बोलो जितना हम डालेंगे उतने बार में आ सकता है आम। 3 आम ने डाले हैं, 3 आम डाले वही 3 बार आ सकता है। एक बार डाले एक आम आ जाए, दूसरे बार डाले दूसरा आम आ जाए, तीसरे बार डाले तीसरा आम आ जाए, चौथे बार जब डाले क्या आम आने का संभावना है? क्योंकि तीनों आम निकाल चुके हैं हम। समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है? जितना है उसमें उतना ही संभावना है। टोटल चांस कितना है, यानी परिणाम, टोटल परिणाम कितना है? 5 या 6 आम डाले हैं ना, 3 आम डाले और 3 जामुन यानी 6, तो ये हो गया संभव परिणाम। कुल थैला में कितना गेंद है? कुल कितना गेंद? 5 है ना, इसका मतलब हो गया कि कुल परिणाम 5। यही हो गया PE1, यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता जो है वो ये 3/5 होगा, यानी इस 5 में से ही 3 बार लाल गेंद आ सकता है, इसके अलावा लाल गेंद आने का कोई संभावना नहीं है। कोई दिक्कत? अब अगर हम बोले प्रायिकता E2, यानी E2 किसको माने हैं? हरा गेंद को माने हैं ना, हरा गेंद को E2 माने हैं, इसका मतलब है इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? संभव परिणाम क्या है? बोलो लाड़ लो। संभव परिणाम 2, ठीक है, और कुल परिणाम कितना है? 5 है, ये 5 हो गया। यही हो गया हरा गेंद आने का प्रायिकता, ठीक है, यानी 5 में से 2 चांस ऐसा है, 2 संभावना ऐसा है कि हरा गेंद आ सकता है। कोई दिक्कत? आया समझ में? ये पहला एग्जाम्पल हो गया।
ये पहला एग्जांपल देके समझाए, पहले इसको नोट करो। एक चीज इसमें और है, यानी सभी संभव परिणाम कितना हो सकता है, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल, अगर सभी घटना को हम जोड़ दें तब क्या हो सकता है ये बताना है। सभी घटनाओं की प्रायिकता, बोलो सभी घटनाओं की प्रायिकता क्या होगा ये बताना है। प्रायिकता का योगफल ना, सभी घटनाओं का प्रायिकता का योगफल कितना होगा, यानी इसमें जो टोटल घटना, जो भी घटना घट रहा है, अगर हम टोटल को जोड़ दें तो क्या होगा। यहाँ देखो, ये ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। इसमें कितना घटना है, दो घटना है ना, दो घटना है, कौन कौन, सबसे पहला P1 और दूसरा P2। इसका योगफल का था, योगफल किसको बोलते हैं, जोड़ को बोलते हैं कि नहीं। योगफल का मतलब जोड़ होता है, हम लिखेंगे PE1 प्लस PE2। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, समझ में। जितना भी घटना 50, 100, 1, 2 टोटल घटना को अगर हम जोड़ देंगे मिला के तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो P1 प्लस PE2, ठीक है, तो P1 कितना है, P1 ये है 3/5 प्लस PE2 यानी संभावना घटना 2 घटित होने का, इस कितना है 2/5, जोड़ दो इसको, 5 और 5 का लघुत्तम 5, 5 से 5 में भाग देंगे 1, 1 गुना 3, 3 प्लस 5 से 5 में भाग देंगे 1, 1 गुना 2, 2, 3 2 5/5। क्या रसगुल्ला, देखो आया समझ में, एक हुआ कि नहीं। इसीलिए हम बोलेंगे सभी घटनाओं का योग जो होगा वो 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इसको पूछा जाता है। जितना भी मेरे रसगुल्लाओं है वो सब याद रखना है। चलिए दूसरा एग्जांपल लिए हैं हम लोग, जो नहीं समझ पाए उतना अच्छा से, क्या हुआ है। दूसरा एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल दूसरा है कि एक ठेला है, इस ठेले में हम लोग 8 रसगुल्ला रखे, 4 रसगुल्ला जो है वो उजला है और 4 काला रसगुल्ला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काले वाले को गुलाब जामुन बोलते हैं, समझ में आया। अब इसको मान लेते हैं हम, क्या माने बोलो, पहला घटना और इसको दूसरा घटना, समझ में आया। अब बोलो, अगर कोई बोले पहला घटना घटित होने की क्या संभावना है, बोलो क्या होगा इसका, क्या होगा। पहला घटना घटित होने का संभावना कितना है, 4 है, यानी पहला घटना क्या, उजला रसगुल्ला होने का क्या संभावना है, ठीक है। उजला रसगुल्ला होने का संभावना, मेरे पास उजला रसगुल्ला है कितना, 4 है ना, 4 है, कहाँ लिखे कुछ ठीक तो है। चलो ये हो गया पहला रसगुल्ला, मेरे पास 4 है, यानी उजला रसगुल्ला। उसके बाद दूसरा कितना है, PE2, ये भी 4 है, ज्यादा कर दे इसको, क्या, हाँ ज्यादा कर देते हैं, 5 मान लेते हैं, चलो 5 हो गया गुलाब जामुन। अब तुम लोगों से पूछे कोई कि बोलो उजला रसगुल्ला आने का क्या संभावना, उजला रसगुल्ला का अगर कोई प्रायिकता पूछे, इसका मतलब P1 यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा, बोलो संभव परिणाम, है ना। उजला रसगुल्ला है कितना, 4 है,
इसका मतलब इसमें संभावना यही है कि जब भी आएगा, जब हम इस थैले में हाथ डालेंगे तो यही चारों में से अगर एक कोई आता है तो आ सकता है उजला रसगुल्ला, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आ सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें गुलाब जामुन भी है या काला रसगुल्ला भी है, ठीक है, जिसको काला को ही गुलाब जामुन बोलते हैं। यानी टोटल कितना आ सकता है, यानी टोटल 9 आ सकता है, समझ में टोटल। तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे 9, यानी ये लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम। संभव है इसमें कि जो उजला रसगुल्ला होगा वो 4 है, इन 4 में से ही आ सकता है। टोटल कितना आ सकता है, तो टोटल 9 है। 9 में से भी कोई जरूरी नहीं एक बार हाथ डालेंगे तो उजले रसगुल्ला आएगा, समझ में। 9 में से कोई भी एक आ सकता है, इसीलिए कुल संभावना है 9, यानी टोटल प्रायिकता 9, समझ में। चलते हैं अब दूसरा, यानी Pe2, यानी काला रसगुल्ला यानी गुलाब जामुन आने का क्या संभावना है। संभव परिणाम कितना है गुलाब जामुन का 5, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम 9 है, समझ में। यही संभावना है कि 9 में से जो है 5 बार गुलाब जामुन आ सकता है। कोई दिक्कत, तुरंत बोले थे अभी हम कि सभी संभव परिणामों की प्रायिकता का योग क्या होता है। सभी संभव प्रायिकता का योग क्या होता है, योग बोले या योगफल बोले, क्या होता है, एक होता है Pe1 प्लस Pe2 बराबर 1। चलो अब देखते हैं, पहला P1 कितना है 4 है, 4/9 प्लस Pe2 कितना है 5/9, होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए, समझ में। यहाँ 1 होना चाहिए। 9 और 9 का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा 9 हो जाएगा। इस 9 से इस 9 में भाग देंगे, 1 गुना 4 4, प्लस इस 9 से इस 9 में भाग देंगे 1 गुना 5 5 बराबर 1 है। 5 4 9/9 बराबर 1, 9 9 कट गया 1। क्या सभी संभव प्रायिकताओं का योग 1 आया, समझ में आया। यही है तुम्हारा प्रायिकता और यही है घटना। इसको उतारना है, उतारना है। अगला एक नोट्स लिखते हैं, किसी घटना होने की प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं, बोलो। किसी घटना होने की प्रायिकता को Pe से, अभी तुरंत बोले, ठीक है। कोई घटना होगा तो इसको हम लोग Pe से सूचित करेंगे, जैसे हम पहले बता चुके हैं। दूसरा, किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता Pe0 से सूचित करते हैं, समझ में आया। किसी भी अगर कोई घटना होता है उसको Pe से सूचित करेंगे। अगर कोई घटना घटित नहीं होने का चांस है उसको Pe डैश बोलते हैं, इसको Pe डैश से सूचित कर। देखो यहाँ जो 1 2 देते तो वो अलग है, और ये क्या है Pe डैश, और ये समझ में। अगला, घटना होने और नहीं होने की प्रायिकता, इनका भी योग अगर हम करेंगे तो ये 1 होगा, समझ में। घटना घटित हो या नहीं हो, इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होना चाहिए, या होगा, कोई दिक्कत। तीसरा, कोई भी घटना या तो वो 0 होगा या 0 के बराबर होगा, नहीं 0 से बड़ा होगा या
0 के बराबर होगा लेस देन इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है तोड़ मड़ोड़ के। इसको बढ़िया से समझो, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है अगर कोई घटना घटित होता है तो वो 0 से बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं, समझ में आया। 0 से बड़ा हो गया। अगर कोई घटना नहीं घटित होता है इसका मतलब कुछ नहीं, समझ में आया। कोई घटना घटित नहीं हुआ इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब, या फिर हम इसको 0 बोल सकते हैं। जब कुछ नहीं होता है क्या बोलते हैं, उसको 0 बोल सकते हैं, समझ में आया। इसीलिए अगर कोई घटना घटित नहीं होता है पीई को क्या बोलते हैं, घटना घटित होने की संभावना, यही ना। तो अगर घटना घटित होता है तो कम से कम वो तो, और घटना घटित होता है तो 1 से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं 1 के बराबर। अगर नहीं घटना घटित होता फिर भी इसका मतलब 0, क्या 0 से छोटा हो सकता है क्या, समझ में, माइनस में हो सकता है क्या, यानी ऋणात्मक, समझ में। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई घटना घटित होता है तो वो 0 से बड़ा होगा, अगर नहीं घटित होता है तो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोले थे, कोई भी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है कि नहीं। जितना भी घटना घटित हो 1 2 3 4 लेके 100 तक, 200 500 अनंत तक कोई भी घटना घटित होता है, अगर हम उस सबको जोड़ देंगे तो वो 1 के बराबर होगा, समझ में आया। इसीलिए लिखे हैं कोई भी घटना घटित अगर होता है वो 1 से बड़ा नहीं हो, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो, 1 से छोटा हो। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा घटना, या फिर 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको तोड़ मड़ोड़ के पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, समझ में, कई बार पूछा गया इसको तोड़ मड़ोड़ के। कोई दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित घटना किसको बोलेंगे और अनिश्चित घटना किसको बोलेंगे, समझ में आया। निश्चित घटना निश्चित घटना उसको बोलेंगे एक दिन में कितना घंटा हो सकता है, बोलो बोलो। निश्चित घटना में एक दिन में 24 घंटा, ये निश्चित घटना है। एक दिन में 24 घंटा होगा ही। अगर ये नहीं सोच लेना कि सुबह 5 बजे होता है फिर 5 बजे मतलब बेरिए डूब जाता है, 24 घंटा कहाँ हो जाता है बाप, ऐसा नहीं। हम लोग एक दिन किसको बोलते हैं, बोलो। एक दिन सुबह से लेके 12 बजे रात तक, यानी 24 घंटा सुबह और एक रात, और एक दिन को हम लोग 24 घंटा बोलते हैं, पूरे बोलते ही नहीं। इसीलिए एक दिन में 24 घंटा होने की प्रायिकता, यानी ये निश्चित घटना होता है, होना ही होना। हम इसको रोक नहीं सकता। जब कोई ये कर सकता कि आओ आज 5 बजे हम तुमको पकड़ के बैठ जाएंगे, एक दिन होने नहीं देंगे, 12 बजे से ज्यादा होने नहीं देंगे, ऐसा हो सकता कभी नहीं हो सकता। कितना कुछ करके रह जाए 24 घंटा होना ही होना है, ठीक है। दूसरा एक सप्ताह में 7 दिन क्या होगा, बोलो। एक सप्ताह में 7 दिन होगा कि नहीं होगा, ये निश्चित घटना है। कोई नहीं रोक सकता कि हम सोमवार को आके पकड़ के बैठ जाएंगे, मंगल होने नहीं देंगे, ये कोई नहीं कर सकता है, चाहे ये मेरा मौसमा रसगुल्ला हो या फिर कोई भी हो। तीसरा एक महीना में 30 दिन या 31 दिन, ये अलग बात है, समझ में आया। कभी कभार 31 दिन भी हो जाता है तो कभी कभार 28 29 दिन का हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन प्रायः महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन। 30 दिन को ही हम लोग महीना मानते हैं, ये निश्चित घटना हो जाएगा, कोई दिक्कत। साल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, निश्चित घटना निम्न में से निश्चित घटना कौन है। सप्ताह में 7 दिन होना, समझ में आया। सप्ताह में 13 दिन होना, महीना में 40 दिन होना, बोलो इसमें से कौन सा निश्चित घटना है। सप्ताह में 7 दिन होना, समझ में आया। एक महीना में 30 दिन, 30 क्या दिन, दिन रात क्या, ठीक ना। अगला एक वर्ष
में 12 महीना होना और एक वर्ष में 365 दिन होना, ये सभी निश्चित घटना में आ जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया? सूर्य उगना क्या है? निश्चित घटना है जिसको कोई नहीं रोक सकता। कान खोल के सुन लेना अच्छा से। समझ में आया? जिसको कोई नहीं रोक सकता है वो होना ही होना है, उसको निश्चित घटना बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब आ जाता है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना सबसे पहला क्या हो जाएगा बोलो? एक दिन में 30 घंटा होना। बोलो ऐसा संभव है? एक दिन में 30 घंटा होगा? ऐसा संभव है? एक दिन में 24 घंटा कुछ मिनट के आसपास हो सकता है, लेकिन 30 दिन हो सकता है, एक दिन 30 घंटा हो सकता है एक दिन में। ये अनिश्चित घटना है, ये कभी घटना घटित नहीं हो सकता है। ठीक है? एक सप्ताह में 10 दिन ऐसा संभव है? बोलो एक सप्ताह में 10 दिन हो सकता है? ये अनिश्चित घटना है, ये कभी घटित ही नहीं हो सकता है। कितनों कोई जोड़ लगा ले मेरे लाडलो, कभी निश्चित ये हो नहीं सकता कि एक सप्ताह में 10 दिन हो जाएगा। अगला एक महीना में 30 दिन, यानी एक महीना में कभी 35 दिन हो सकता है मेरे लाडलो? बोलो हो सकता है 35 दिन? वाह, लाडलियों के लिए हो सकती है, लाडलों के लिए नहीं। चलो एक महीना में 35 दिन नहीं हो सकता है। एक वर्ष में कभी 14 महीना 13 महीना हो सकता है क्या? बोलो 13 महीना हो सकता है? नहीं, अनिश्चित घटना है। एक वर्ष में 365 दिन से ज्यादा यानी 380 दिन हो सकता है क्या? बोलो हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में आया? ये अनिश्चित घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। छापो। देखो निश्चित घटना का जो है प्रायिकता क्या होगा? बोलो निश्चित घटना का प्रायिकता, इसके नीचे लिख लेना है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? बोलो PE बराबर 1 होगा और अनिश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 0। आया समझ में? बोलो समझी? देखो एक दिन में 24 घंटा होना, एक सप्ताह में 7 घंटा होना, अगर उसमें से हम कितनों घंटे 7 दिन हो सकता है एक दिन में, ये निश्चित प्रायिकता है। लेकिन सभी घटनाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो वो कितना होता? सभी घटना की प्रायिकता को जब जोड़ देते हैं तो कितना होता? 1 के बराबर होता। समझ में? यानी इसीलिए निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो 0 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद देखो यहाँ P यानी प्रायिकता 1 यही हो गया, यानी इसको हम PE बोल दिए। और इसको अनिश्चित वाले को हम ये भी बोल सकते हैं या P यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता को 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे सकता है। निश्चित घटना की कुल प्रायिकता कितना हो सकता है या निश्चित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग
कितना होगा, तो 1 होगा। समझ में? और अनिश्चित घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 0। यानी प्रायिकताओं का योग बोले या नहीं, और निश्चित घटना जो घटना घटित ही नहीं होगा तो उसका संभावना क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, यानी 0 होगा। यहाँ देखो ये इसी पे है, जब घटना घटित नहीं होता तो वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जब घटना घटित होगा तब 0 से बड़ा, जब घटना ही घटित नहीं हो रहा तो इसका मतलब 0 होगा। समझ में? और निश्चित घटना है, इसका मतलब कितना घटना घटित हुआ, अगर सबको जोड़ दो तो वो 1 होता है। ठीक है, इसीलिए लिखा है अगर घटना घटित होता वो 1 के बराबर होगा, इसलिए Pe1। समझ में? इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहले लेते हैं, अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं, क्या इसका प्रायिकता होगा, बोलो। जब एक सिक्का को उछालेंगे, ठीक ना, तब उसका संभावना है कि हेड आ सकता है। ठीक ना, हेड आने का संभावना है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चित्त। दूसरा संभावना है कि टेल आ सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, पट। यही 2 संभावना है। जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो ये 2 संभावनाएं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यानी क्या हुआ, क्या है खुशबू, खुशबू, यही ना आ सकता है, बोलो। यही दोनों में से जो भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग आम भाषा में नहीं खेलते थे, कभी ऐसे उछालते थे, सिक्का बोलते थे भारत की पैसा बोलते थे ना, वही चीज है। समझ में? तो एक सिक्का को हम 2 ही पट, एक तो भारत या दूसरा पैसा, जिसको हम लोग यहाँ किताबी भाषा में बोलते हैं चित या पट। ठीक है, जब एक सिक्का को उछालेंगे ये 2 ही परिणाम आ सकता है, या तो चित आएगा या पट आएगा, जिसको अंग्रेजी में हेड और टेल बोलते हैं। याद रखना ये वाला हिंदी में। अच्छा, कुल परिणाम क्या हो सकता है, इसको हम S बराबर लिख सकते हैं, यानी सिक्के का परिणाम एक हेड और दूसरा टेल, ये होगा। यही 2 होगा, एक सिक्का दूसरा टेल। दूसरा क्वेश्चन पे चलते, उदाहरण पे। दो सिक्का जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, बोलो। जब 2 सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का में क्या होता है, बोलो। एक सिक्का में हेड और टेल, यही होगा 2 परिणाम। फिर दूसरे सिक्के में भी यही होगा, हेड या टेल, ये होगा। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, बोलो। कुल परिणाम इसका 2 और इसका 2, यानी 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा कुल परिणाम। अब हम आगे देखते हैं कैसे होगा 4। तो इसका हेड टेल गुना हेड और टेल, कैसे गुना करते हैं, इसका हेड हेड होगा, इसका हेड हेड, ये ना, एक बार हेड हेड हो जाएगा, दूसरी बार हेड और टेल हो जाएगा।
ये हो गया हेड से। अब देखो टेल से क्या हो जाएगा, टेल और हेड हो जाएगा, या फिर टेल टेल हो जाएगा। बोलो यही ना होगा। अगर दो सिक्के को उछालते हैं तो यही हो जाएगा इसका परिणाम। आगे अगर हम लोग इसी तरह तीन सिक्का को उछालते हैं तो क्या होगा। तीन सिक्का में S बराबर एक का हेड और इसका हेड और टेल, इसका भी हेड और टेल, इसका भी वही हेड और टेल, यही ना होगा। अब बोलो कुल परिणाम क्या होगा इसका। कुल परिणाम क्या होगा, इसका भी दो। यहां ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है लेकिन ध्यान नहीं देगी तो फिर दिक्कत होगा, बता देते हैं। अच्छा नंबर या बच्चा जो फेल करने वाला रहता है उसको भी पास कराता है, एक सांख्यिकी और दूसरा प्रोबेबिलिटी और तीसरा ये द्विघात समीकरण से। समझ में ये सब बढ़िया से समझो। और जिसको बढ़िया नंबर लगवाता है तो यही दो तीन चैप्टर लगवाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। इसका भी दो, इसका भी दो और इसका भी दो। कितना हुआ, दो दूनी चार, चार दूनी कितना हुआ, 8। यानी कुल परिणाम इसका 8 हो गया। कोई दिक्कत तो कैसे, तो देखो दो सिक्का का पता है ना, यही ना, दो सिक्का का ये होता है, इसमें हमको बढ़ाना कितना है, एक सिक्का का बढ़ाना है। और एक सिक्का का क्या होता है, हेड और टेल। तो हेड हेड, हेड और टेल, टेल और हेड, फिर टेल टेल। समझ में आया। अब आगे क्या होगा, करेक्ट आ लिया, आगे क्या होगा वो देखो। क्या देख रहे हैं आशीष, हाँ देखो यहां, इससे इसको गुना करेंगे यानी हेड हेड हेड। उसके बाद इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल। इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड। इसमें हेड टेल टेल, है ना। दूसरा इसमें हेड से किए, टेल से आओ, टेल हेड हेड। उसके बाद टेल हेड टेल। उसके बाद टेल टेल हेड। कर लो अब, कर लो रे, टेल टेल टेल, यही हो जाएगा। आया समझ में, कितना परिणाम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में, यही होगा। तीन सिक्का का यही होगा। और चौथा भी अगर देखना है, तीन सिक्का तक काफी है, 4 होगा तो फिर इसमें एगो यही बढ़ा देंगे। समझ में आया। दो सिक्का का परिणाम कितना हो गया, एक सिक्का का 2 कुल परिणाम, दो सिक्का का 4 और तीन सिक्का का 8। तो एक सिक्का और यानी 4 सिक्का का कितना होगा कुल परिणाम, बोलो। 4 सिक्का का 16 नहीं होगा, इसमें एक और 2 बढ़ा देना है, 16 हो जाएगा। 5 सिक्का का कुल परिणाम 16 गुना 2 कितना होगा, 5 सिक्का का कुल परिणाम 32। 6 सिक्का का कुल परिणाम 32 में एक और 2 से गुना कर दो, 64। आया समझ में। बस ज्यादा ज्यादा 4 तक याद रखना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। चौथा का सिर्फ ये देख लो कि 4 सिक्का जब उछालेंगे तो इसका कुल परिणाम क्या होगा, बोलो। 4 सिक्का का कुल परिणाम 16 हो जाएगा।
5 सिक्का का अगर उछालना है, 5 सिक्का, इसका कुल परिणाम 32 हो जाएगा, याद रखना 5 सिक्का। बस इससे बाहर नहीं आएगा सिक्का रिलेटेड से, बस 4 से ज्यादा नहीं है। अगला बताएंगे 5 आए, इसको छाप लो। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है मेरा पासा, ठीक है। पासा तुम लोग को जानती है, पासा लूडो, ठीक है। लूडो जो हम लोग खेलते हैं, लूडो जो खेलते हैं ना गोटी, उसमें जो गोटी रहता है उसी को बोलते हैं पासा। उसमें क्या क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं रहता है। अब देखो इसका क्या हो गया, इसमें पासे का कुल परिणाम क्या हो जाएगा बोलो। कुल परिणाम इसका, परिणाम हो गया इसका, या तो 1 आएगा, जब पासा को उछालेंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और ये हो गया, ठीक है। अब इसका कुल परिणाम कितना होगा बोलो, पासे का क्या संख्या है इसमें टोटल, 1 से लेके 6 तक, यही हो जाएगा कुल परिणाम इसका, ठीक है। कुल 6 परिणाम होगा। अब इसमें ये भी आता है, अब इस 6 में सम संख्या कौन कौन सा है, बोलो सम संख्या कौन कौन सा है इसमें से। सम किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक ना। 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको सम बोलेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, और कुछ है, 8 भी है ना। 8 भी होगा, होगा कि नहीं, हाँ कहाँ है 8 इसमें, कहाँ इसमें कहीं है 8। चलो विषम संख्या, वाह वाह मेरे लाडलो, विषम संख्या क्या क्या होगा बोलो, इसी से लेना है, बाहर नहीं जाना, इसी से बोलो। 1 हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, समझ रही है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, यही है ना। और विषम संख्या हो गया, और कुछ बोलो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलो। अभाज्य संख्या क्या क्या होगा बोलो, 2 3 और 5, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका जो एक और स्वयं से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, समझ में। 2 के किस किस से कटेगा देखो तो, या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। 3 या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। 5 या तो 1 से या 5, अभाज्य संख्या हो गया ये। अब भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, क्या हो जाएगा इसमें भाज्य संख्या बोलो, बोलो। वैसा संख्या जिसका जो 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 एक और स्वयं से या किसी और से कटे, समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, समझ में। या 2 से अधिक संख्या से कटे उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। देखो 2 भी जो है 2 से अधिक संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 और 2 से ही कटेगा, तीसरा किसी से नहीं कटने वाला है, इसीलिए वो भी भाज्य नहीं होगा, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसका 3 हो गया। 6 देखो वही हाल, 2 से 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया। और भाज्य संख्या क्लियर हुआ। वैसा संख्या वो स्वयं से 1 से और स्वयं से कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे उसको भाज्य संख्या। ऐसे इसको हम बताएंगे, फिर से भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे। ये हो गया इसका यही परिणाम। अगर एक पासे को हम फेंकते हैं अगर, तो उसका जो परिणाम होगा या तो 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता, कोई दिक्कत। कुल परिणाम पासे का 6 हो जाएगा
और सम संख्या का बात बोले, अगर कहे एक पासा फेंका जाता है तो उसमें सम संख्या आने का क्या संभावना है, तो 2 4 6 यही है। यानी सम संख्या आने का क्या कुल परिणाम कितना हो जाएगा, सम संख्या आने का कुल परिणाम 3, ठीक है। विषम संख्या के बारे में अगर सवाल आएगा तो यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अभाज्य संख्या ये और भाज्य संख्या ये, समझ में, पासे से रिलेटेड यही सवाल आता है, इससे बाहर नहीं। ये हो गया एक पासा। अगर आप 2 पासा का बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, 2 पासा, इसको उतारो, आगे बढ़ो, उतारो इसको। जब 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, एक पासा का परिणाम कितना बोलो, 6, तो 2 पासा इसका 36 परिणाम हो जाएगा, समझ में। कैसे, इसमें क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5, यही ना, इसी तरह ना। चलो इसको निकालना है, क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे गुना सिक्का को किए थे, यहाँ ध्यान दो नहीं तो बाद में नहीं समझ पाएंगे। देखो इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 1 1, फिर इस 1 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 2, फिर इसको गुना करेंगे, 1 3, यही ना होगा। चलो फिर बचा क्या, 1 3 हो गया, 1 4, 1 5 हो जाएगा और 1 6, यही ना। 1 का काम तमाम हो गया, अब 2 होगा। चलो अब इसको सबसे करना है, ये हो जाएगा 2 1, यही ना, फिर 2 2 2 3, फिर 2 4 2 5 2, आया समझ में। बोलो यहाँ क्या करेंगे आगे, बोलो। एक बार 1 से सबको किए, इस बार 2 से किए, इस बार किससे करना है, 3 से करना है। 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5, फिर 3 और आगे फिर किससे होगा, 4 4 4 2 4 3, तुम लोग भी उतारो, तुम लोग उतारो, 4 4 4 और 5, फिर 4 और 6 हो जाएगा। इस बार 4 हो गया, बचा क्या, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6, 5 हो गया, बचा 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये होगा, ठीक ना। जब 2 सिक्का को उछालेंगे यही 36 परिणाम आएगा। अपने से बनाओ, इसमें कुछ है थोड़ी, इसको अपने से करो। चलो देखो अगला टॉपिक है मेरा ताश का
अब बताओ ताश का एक गड्डी में कितना पत्ता होता, बोलो? 52 पत्ता होता है। समझ में? ताश के एक गड्डी होता है, उसमें टोटल 52 पत्ता होता है। तो बोलो ताश का कुल परिणाम कितना हो गया? कुल परिणाम 52। समझ में? क्योंकि एक गड्डी में जितना रहता है, हम जब भी उसमें से कुल परिणाम मतलब उसमें टोटल कितना है, टोटल कितना है? 52, तो कुल परिणाम 52 हो गया। अब जो ये 52 पत्ता में से क्या क्या हो सकता है ये देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से दो भाग में बांटा जाए तो ये हो जाता है 26 जो है वो काली पत्ती हो जाएगा और 26 लाल पत्ती। 26 टोटल 52 में से 26 काली पत्ती और 26 लाल पत्ती। अब इस 26 पत्ती में से कौन कौन होता है? इन 26 में से 13 पत्ती हुकुम का, 13 पत्ता, और 13 पत्ती हुकुम हो गया। और 13 पत्ती किसका होता है बोलो? चिड़ी का, या चिड़ी बोलो या चिड़िया बोलो। चिड़िया हम लोग बोलते हैं, चिड़ी बोलो, एक के बात है। 13 ये हो जाता है। समझ में? हुकुम का कैसे रहता है? पान के पत्ते की तरह रहता है हुकुम का फिगर। इस तरह का रहता है हुकुम का फिगर, ठीक ना? और चिड़िया का कैसे रहता है? चिड़िया का रहता 3 पत्ता की तरह। ये चिड़िया का हो गया। अब है लाल पत्ती में से लाल पत्ती में से 13 हो जाता है लाल पन, जिसको हम लोग बोलते हैं पान का 13, और 13 ईंट का। समझ में आया? 13 लालपन हो गया और 13 ईंट का। लालपन का फिगर होता है पान के पत्ते की तरह। लालपन का फिगर हो गया ये। और ईंट का सबको पता, ईंट का कैसा होता है। ये हो गया लगभग ईंट का। यही इसका फिगर होता है। ताश से रिलेटेड यही है मुख्य। अब देखो पत्ते का प्रकार कैसे होता है, तारो। पत्ते का प्रकार, पत्ते का प्रकार किस तरह का होता है। दो,
3 होता है, 4 हो जाता है, जिसको 5 भी होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होता है। इसमें से हम लोग गुलाम बोलते हैं इसको, और बेगम भी बोलते हैं, फिर इसी में से बादशाह भी बोलते हैं, और इक्का भी बोलते हैं। ये सभी जो है चेहरे वाला पत्ता है, चेहरे वाला पत्ता है। ये सभी जितना है ये चेहरे वाले पत्ते हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ फिगर दिया रहता है। वो देखा तुम लोग को पत्ता ताश का देखा होगा, तो रानी राजा की तरह ऐसा बना हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं चेहरे वाला पत्ता, ठीक है। अब इसमें से आता है, चलो जल्दी से फिर आगे बताएंगे। अब इसमें से देखो हर एक पत्ता का वर्गीकरण, क्या क्या पत्ता था, इक्का था एक, और बादशाह था, और क्या था, बेगम था, और गुलाम, और चेहरे वाले। देखो इक्का कितना हुआ करता पूरे ताश में, हर एक में एक तो होता है, और वो 4, तो यानी 4 इक्का हो गया। समझ में? 4 कौन कौन? लालपन बताए, और क्या क्या बताए थे अभी इधर? लालपन, एक तो लालपन में होता है, एक चिड़िया में होता है, एक हुकुम में, एक चिड़िया में, एक लालपन में, और एक ठिकरी में, या ईटा जिसको बोलते हैं, ठीक ना। इसमें एक अगला बादशाह भी हर एक में एक तो होता है, टोटल 4 ब्लॉक हो गया, यानी 4। समझ में आया? तो कितना हो गया? 4 हो गया। इसी तरह बेगम, बेगम कितना होता है? बेगम भी सब में एक एक होता है, 4 है टोटल, 2 ब्लॉक लाल वाले में और 2 काला वाले में, तो 4, तो सब में एक एक होता है, तो ये भी 4 हो गया टोटल। गुलाम भी हर एक में एक एक होता है, तो 4 ब्लॉक हो गया, यानी 4 डिपार्टमेंट, 4 शाखा, तो 4 पत्ता ये भी हो गया। चेहरे वाला पत्ता हर एक में एक एक पत्ता होता है, नहीं चेहरे वाला पत्ता जो है 3 पत्ता होता है, 3 पत्ता होता है हर एक में, तो ये 3 और ये हो गया 4, तो 4 दिया 12 पत्ता टोटल होता है चेहरे वाला पत्ता। समझ में आया? इतना ही था तुम्हारा पूरी प्रोबेबिलिटी में थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला, ठीक ना। इतना ही फार्मूला था बेसिक, तुम्हारा पूरे प्रोबेबिलिटी का खत्म हो गया। इसके बाद कल से हम लोग बुक पे चलेंगे, एनसीईआरटी बुक पे, और एक एक नंबर से उसका हम लोग नंबर बाय नंबर बना लेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कोई भी हो। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन बैंक पे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाएंगे। तो आज यहीं तक मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में जो है आपको एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे सॉल्व है, उसके साथ साथ 2011 से लेकर 24 तक क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व है। आप लोग खुद देखिए, दूसरे को भी देखिए, इससे ज़्यादा लाभ उठाइए, और यही बोलेंगे। और बस आगे कुछ नहीं, अगला क्लास कल, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और थैंक्स।